मित्रों, साहित्य के विश्व रंग के इस आयोजन में आप सभी का साझा संसार, भारतीय ज्ञानपीठ, वनमाली सृजन पीठ एवं विश्व रंग की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय चौबे जी भी अभी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं और मंडलोई जी, जैसा कि उन्होंने बताया, वो आज हमारे बीच नहीं आ पाएंगे। इसी के साथ मैं सभी आयोजन के प्रतिभागियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हार्दिक स्वागत है उनका और विशेष स्वागत हमारे साथ उपस्थित सभी श्रोताओं का। आज के आयोजन का तकनीकी संचालन आशीष कपूर जी के हाथ में है और आज का मंच का संचालन शिवांगी शुक्ला जी के हाथ में। संचालन से पहले मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। पिछले एक सवा बरस में बहुत कुछ घटा है। कोविड ने हमसे बहुत कुछ छीना है, साथ ही कोविड ने जीवन को नई दिशा भी दी है, बहुत कुछ जोड़ा भी है। साहित्य का विश्व रंग का यह रूप 6 जून को 2020 को पहला आयोजन के रूप में शुरू हुआ था, जिसमें हमने सबसे पहले कविता को लिया, बाद में यात्रा वृत्तांत, लघु कथा, संस्मरण, शहरनामा आदि जुड़े। और उस काल में हम सब लोग वर्चुअल गोष्ठियों से परिचित नहीं थे। हमें बहुत तकनीकी तौर पे भी कठिनाइयां आती थी, लोगों को जुड़ने में भी कठिनाइयां आती थी, लेकिन अब हम अभ्यस्त हो गए हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है और इस तरह का जुड़ पाना आज हमारे जीवन में एक आम बात हो गई है। हम आज 8वें आयोजन के साथ एक वर्ष पूरा करके और दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस एक वर्ष की उपलब्धियों के लिए मैं साझा संसार की टीम को, विश्व रंग को, चौबे जी को, मंडलोई जी को, भारतीय ज्ञानपीठ को हार्दिक बधाई अपनी ओर से देना चाहता हूं। और हमें पिछले एक वर्ष में लगभग 70-80 साहित्यकारों को विश्व में हमने जोड़ा है और यह प्रयास अभी आगे जारी रहेगा। जैसा कि पिछली बार मंडलोई जी ने बताया था कि हमने तिनके बीन बीन करके ये एक बया का घोंसला बनाया है। सॉरी, गिर गया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं भारतीय ज्ञानपीठ का उनके सानिध्य के लिए। विश्व रंग की ओर से संतोष चौबे जी का स्नेह एवं आशीर्वाद सदैव बरसा है और इसी साझा सहयोग से आज हम यहाँ तक यात्रा कर पाए हैं। मुझे यह भी कहते हुए बेहद हर्ष होता है कि जो प्रवासी लेखक जिनको कभी आयोजन किन्हीं पर मंच नहीं मिलता था आयोजनों के लिए, या जो आयोजन के लिए मंच पर नहीं आ पाते थे, अपना लिखा धरे रखे बैठे रहते थे, वे अब आगे आ रहे हैं। वे प्रोत्साहित होकर के सृजन कर रहे हैं और कुछ लोगों की तो प्रकाशित पुस्तकें भी प्रकाशित हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो साझा संसार की टीम की जमीनी हकीकत, मंडलोई जी का हर कदम मार्गदर्शन, विश्व रंग का सहयोग और संतोष जी का अटूट स्नेह, जो सिंचित अटूट स्नेह से साहित्य का विश्व रंग का एक वट वृक्ष हमारे साथ सिंचित खड़ा है। यह वट वृक्ष दीर्घायु हो, सबको इसकी छांव मिले, सब रचनाकारों को इसकी छांव मिले, मेरी यही कामना है। आज हमारे बीच श्रीलंका से, यूके से, यूक्रेन से, भारत से और नॉर्वे से साहित्यकार उपस्थित हैं। वे अपनी विविध विधाओं को हमारे साथ साझा करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देते हुए शिवांगी जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच संचालन को आगे बढ़ाएं। शिवांगी जी। धन्यवाद रामा जी। रामा जी ने जिस तरह से हम सबको हार्दिक बधाई दी, रामा जी आपको भी हार्दिक बधाई इस आयोजन की शुरुआत और इस समूह की शुरुआत के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और सबसे पहले हमारे बीच जो मौजूद हैं हमारे रचनाकार राकेश शंकर भारती जी, इन्हीं की भाषा में इनका परिचय आप तक पहुंचाती हूँ। मेरा बचपन कोशी इलाके के गांव में गुजरा है। बिहार में सहरसा जिले के बैजनाथपुर गांव में एक साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ।
मैं वहां पर गाय भी चराया करता था। जब गाय घास के मैदान में बैठकर आराम करने लगती थी, तो मुझे पढ़ने लिखने का मौका मिल जाता था और मैं अपने झोले से किताब निकालकर पढ़ने लगता। मैं कई आम बच्चों से अलग था। इन्हीं खेत खलिहानों और घास के मैदान में रंग बिरंगे ख्वाब देखने लगा। मैं इन दुनियादारी के बारे में गुमसुम होकर सोचने लगा। मैंने बहुत ही नजदीक से इंसानी जिंदगानी की बदहाली देखी। इस जिंदगानी को तहे दिल से महसूस किया। यही एहसास अक्सर अफसाने के रंग में इख्तियार कर लेते हैं। कोशी इलाके के से दिल्ली आकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जापानी भाषा और साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद खुद से धनोपार्जन करके आखिरकार यूरोप में पढ़ने का भी सपना साकार हुआ। अब मैं पूर्वी यूरोप के यूक्रेन में बस चुका हूँ। वहां की रूसी यूक्रेनियन नस्ल की लड़की से 2015 ईस्वी में शादी कर ली है और 2 नन्हे बच्चों का पिता हूँ। अब साहित्य सृजन में सक्रिय हूँ। जब मैं जेएनयू कैंपस में रहता था, उन्हीं दिनों उर्दू में कहानियां लिखने की कोशिश करता था, लेकिन कहानी और उपन्यास लेखन में उस समय निखार आया जब यूरोप में रहते हुए वहां के समाज से रूबरू हुआ और लंबी बर्फीली सर्दी में रहने की आदत लगी। मैं राकेश जी के परिचय से कुछ कुछ वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं भी यूरोप जाकर ही अपनी भाषा के करीब आ पाई थी। और इस रोचक परिचय के साथ मैं राकेश जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। राकेश जी, आपकी रचना हम तक पहुंचे, आपका अभिनंदन। राकेश भारती जी, आशीष जी के नीचे कौन? आई थिंक राकेश जी शायद तकनीकी कारणों से हमारे बीच उपस्थित अभी नहीं है, बट वो थे, तो उन्हें मैं फिर आमंत्रित करती हूँ जब उनकी मौजूदगी होगी। मैं आगे बढ़ती हूँ रिद्धिमा जी के लिए। रिद्धिमा जी, एलएम रिद्धिमा निशादिनी लंस्कार, पीएचडी मंत्रालय श्रीलंका, ब्राह्म प्राध्यापिका हिंदी, कोलंबो विश्वविद्यालय श्रीलंका। रिद्धिमा जी, आपका स्वागत करती हूँ मंच पर। सभी को नमस्कार और साहित्य का विश्वरांग इस आयोजन पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, सभी वक्तागण और डॉक्टर रामा तक्षक जी, आपके निमंत्रण के अनुसार मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण, मतलब सिंहली साहित्य को लेकर ही मैं आज आप सभी के सामने थोड़ा अपना वक्तव्य देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो हिंदी के बहुत बड़ा रचनाकार वैसा तो नहीं हूँ और प्रवासी व्यक्ति भी नहीं हूँ और श्रीलंका से रहकर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं ले लूँगी, क्योंकि रामा जी ने मुझे बताया था कि आपको अधिकतम सीमा समय 8 मिनट तक मिलने वाला है। तो मैं अपने जो मैंने थोड़ा-सा आलेख तैयार किया है इस संगोष्ठी के लिए, तो मेरा उद्देश्य है आप सभी को सिंहली साहित्य के संबंध में अवगत करना और सिंहली साहित्य में रचित, मतलब सिंहली भाषा में रचित एक उपन्यास को लेकर यहाँ के जनजीवन के बारे में थोड़ा जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करना। तो वास्तव में आज मेरा शीर्षक है लेनार्ड वुल्फ द्वारा निरूपित औपनिवेशिक श्रीलंका का जनजीवन। लेनार्ड वुल्फ आप सभी शायद जानते होंगे, अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखिका वर्जीनिया वुल्फ के पति रहे वे। तो वे श्रीलंका में एक ब्रिटिश सिविल सेवी के रूप में कार्य संभालते थे। उसी जमाने में अपने स्वानुभवों के अनुसार इस उपन्यास की रचना की है उन्होंने, जिससे औपनिवेशिक लंका में लंका के यहाँ के जनजीवन हमारे सामने आता है। तो मैं आप सभी के सामने अपना प्रस्तुतिकरण करना चाहती हूँ। मैं इसके लिए एक स्लाइड तैयार किया है, आप सभी को उसके संबंध में थोड़ा मतलब कोई विचार आ जाए। आप देख सकते हैं श्रीलंका का जो ग्रामीण जनजीवन कैसा है और लेनार्ड वुल्फ को भी आप लोग देख सकते हैं।
और उसका सिंहली अनुवाद जो द विलेज इन द जंगल करके है उन्होंने उपन्यास लिखा है। लेनार्ड वुल्फ वैसे लेनार्ड वुल्फ द्वारा रचित द विलेज इन द जंगल नामक उपन्यास औपनिवेशिक शासन तंत्र के अधीन श्रीलंका के अविकसित ग्रामीण समाज से जुड़े ऐतिहासिक सत्य का मार्मिक विवरण है, जिसका सिंहली अनुवाद एपी गुणरत्न द्वारा वैद्यगम किया गया है। वास्तव में ये वैद्यगम का सिंहली अनुवाद है जंगल में बसा गांव, जैसे द विलेज इन द जंगल। दक्षिण श्रीलंका के हम्बनटोटा नामक शहर से लगभग 50 मील की दूरी पर एक जंगल के मध्य में स्थित बद्देगम नामक गांव को पृष्ठभूमि बनाकर द विलेज इन द जंगल की रचना हुई है। लेनार्ड विलियम वुल्फ सन 1904 से सन 1911 तक श्रीलंका में एक ब्रिटिश सिविल सेवी के रूप में कार्य संभालते थे। उनसे संबंधित और एक महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इससे पहले भी बताया, वे ही प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका वर्जीनिया वुल्फ के पति थे। द विलेज इन द जंगल को ब्रिटिश उपनिवेश के समय श्रीलंका के ग्रामीण जनजीवन का यथा विवरण निहित एक ऐतिहासिक दस्तावेज कहा जाए तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जंगल से घिरे एक गांव में कष्टप्रद जीवन बिताने वाले एक असहाय जन समुदाय को केंद्र बिंदु बनाकर ही इस उपन्यास की रचना की गई है। प्रत्येक प्राकृतिक संकटों, अहितकर वाणिज्य प्रभाव आदि से पीड़ित एवं बहुत सी ऐसी विभीषिकाओं से युक्त अनेक मानव अनुभवों को इस निर्माण द्वारा रचयिता हमारे सम्मुख ले आते हैं, जिससे ये सुस्पष्ट समझ सकते हैं और प्रतीत भी होता है कि जंगल चर्चित गांव में रहने वालों के जीवन से प्रत्येक प्रकार से संबद्ध है। साथ साथ इन गांव वालों के जीवन यापन में, रोजी रोटी कमाने में दृष्टिगत होने वाले दैनिक व्यवहार शैलियां किस प्रकार जंगली जानवरों की चर्याओं से मिलती जुलती है, इस बात का निरूपण भी उन्होंने दिलचस्प रूप में किया है। मैं उसके लिए आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखना चाहती हूँ। वे लिखते हैं, जंगल में विद्यमान स्वभाव उस गांव में रहने वालों में भी बराबर रूप में विद्यमान है। प्रायः वे आसपास के वन में रहने वाले जानवरों के समान हैं। किसी भैंस की आंखों से झलकने वाली सहनशीली खिन्न एवं नीच नजर से या किसी लोमड़ी की आंखों में होने वाली कपटी नजर से ही वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। जंगल में पाए जाने वाली अंध क्रूरता, बाघ जैसी रौद्रता, भालू जैसा गुस्सैला स्वभाव इन गांव वालों में पाए जाते हैं। इस भांति ग्रामीणों में दृष्टव्य व्यक्तिगत लक्षणों को जंगल तथा उसमें रहने वाले जानवरों के माध्यम से पाठकों के समक्ष रखने वाला रचयिता अंत में पूरे गांव के जंगल में समा जाने वाला समाचार क्रमशः पाठक मन में चित्रित करता है, जिससे पाठक को शून्यता के दृष्टिपथ का आभास भी होता है। सन 1913 में रचित यह उपन्यास ब्रिटिश उपनिवेश के समय हर प्रकार से पीड़ित श्रीलंका के निर्धन ग्रामीणों के जनजीवन का चित्रण यथारूप में करने के लिए किया गया एक सफल प्रयास है। इस उपन्यास के सिंहली अनुवादक एपी गुणरत्न का प्रयास भी इससे 19 नहीं है, क्योंकि वैद्यगम को, मतलब इस उपन्यास सिंहली नाम है उसका, वैद्यगम को पढ़ते समय सिंहली पाठकों को कदाचित ये नहीं लगता कि वो कोई अनुदित उपन्यास है। सिंहली साहित्य के ख्याति प्राप्त आलोचक प्रोफेसर सुचरिता गमलत इस उपन्यास के संबंध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं। दक्षिण श्रीलंका के दूर दराज में स्थित किसी गांव के रहने वाले अपने जीवन को काटने के लिए प्रकृति के साथ करने वाले संघर्ष की व्यथा गाथा को ही लेनार्ड वुल्फ अपनी रचना में अत्यंत यथार्थवादी लेखन शैली को अपनाते हुए एक वाद चित्र में रूपांतरित करता है। इस गद्यावतरण से हम समझ सकते हैं कि प्रकृति एवं मानव जीवन के प्रति स्नेह भाव रखने वाले वुल्फ ने 7 वर्ष जैसे कम समयावधि तक श्रीलंका में रहने पर भी
ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण समाज में द्रष्टव्य, रूढ़िवादी स्वभाव तथा तत्कालीन समस्याओं के संबंध में यथाबोध से ही इस निर्माण कार्य किया है। साथ साथ वुल्फ का ये भव्य रचना भवन उन्हीं के स्वानुभवों के नींव पर ही खड़ा हुआ है, जिसके साक्ष्य उसके यात्रा वृत्तों के परिशीलन से हम समझ सकते हैं। ये बैद्यगम वासी मतलब इस गांव में रहने वाले लोग प्रकृति का ही एक अभिन्न अंग है तथा अपने जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं को उसे प्रकृति से प्राप्त करने में संघर्षरत है। इस प्रबल संघर्ष के दौरान केवल जंगल ही उनको निगल लेने तक नहीं रहे हैं, बल्कि सौदागर भी उनकी अल्प उपजों को हड़प लेने का अवसर देख रहे हैं। तकनीकी अविकसितता रूपी हरियाली पर उगे अंधविश्वास की पुष्पमाला उनके गले के चारों ओर घूम रही है, अर्थात केवल अपने अंदर फले फूले अंधविश्वास ही नहीं, शासित एवं अभिजात वर्ग के शोषण में पड़ने वाले ये असहाय ग्रामीण एक असह्य संकटग्रस्त जीवन बिता रहे हैं। मैं एक उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, समयाभाव के कारण हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। एक उदाहरण, तेरे मर्द ने ठीक कहा, इसी महीने में ही बच्चे मर जाते हैं। पिछले साल ठीक इसी महीने मेरे और भैया के 2 बच्चे गड़ दिए। अब कभी कोई अच्छी बारिश तक नहीं होती। हमेशा जहां भी देखो भूख बुखार ही है, बच्चे बूढ़े मरते जा रहे हैं। तो लोग ऐसे सोचते हैं। अत्यंत सरल जीवन बिताए हुए ये बद्यगम वासी अपने प्राणपण, ईमानदारी एवं पवित्रता की रक्षा करते थे। इन गांव वालों की संस्कृति वास्तव में प्रदूषित नहीं थी, बस वे वन के बीच में रहने के कारण गूढ़ लक्षणों से युक्त थे, जिसका रिद्धिमा यथार्थ जी, विवरण। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप तक जी, पहुंच पा अभी रही आ रही है। है? हाँ जी। ठीक है। इसका यथार्थ विवरण उपन्यास द्वारा प्रस्तुत हुआ है। वास्तव में इस उपन्यास से उस समय श्रीलंका में मतलब औपनिवेशिक श्रीलंका के मतलब उपनिवेश के समय, ब्रिटिश उपनिवेश के समय श्रीलंका में सामंती सामाजिक व्यवस्था के शासन क्रम में शासन वर्ग अपने मनमाने रूप में व्यवहार करते थे, जिनका नियंत्रण धर्म से भी बाहर था। इस कारणवश समकालीन जनता उन अमानवीय आचरणों को गंभीर रूप में झेला करती थी। उस समय ग्रामीण समाज में बलवानों के रूप में विराजमान मुखिया, साहूकार, हकीम, सौदागर आदि पात्र ग्रामीणों से लेन देन करते समय भी उनसे मतलब उन्हें झूठी सहिष्णुता का प्रदर्शन करते थे। इसका उल्लेख हमें इस पुस्तक को पढ़ते समय मिलता है। वे गांव वालों का सर्वस्व छीन लेने के अथक प्रयासों के साथ साथ उनका यौन शोषण करने भी नहीं थकते थे। अतः जिस प्रकार मैक्सिम गोर्की, दोस्तोयेव्स्की और एंटन चेखव, डी.एच. लॉरेंस आदि ने अपने देशों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बदलावों को सही रूप में समझकर उन्हें अपनी रचनाओं में उतार दिया है, इसी प्रकार लेनार्ड वुल्फ भी एक विदेशी होते हुए भी तत्कालीन समाज के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए यथारूप में अपना निर्माण कार्य किया है। आम जनजीवन में द्रष्टव्य वास्तविक तथ्यों में होने वाले सुचरित्रता, दुष्टता तथा मूर्खता को भी उभारने वाला ये बैद्यगम गांव नामक उपन्यास जंगल में जन्म लेकर मतलब ये गांव जंगल से घिरा हुआ है, जंगल में जन्म लेकर अंत में जंगल द्वारा ही निगलने वाले प्राकृतिक स्वभाव को पाठकों के सम्मुख ले आता है, जो आज के इस महामारी के संदर्भ में भी सार्थक निकलता है। साथ ही साथ इससे मानव जीवन और उसकी गूढ़ता, शून्यता अर्थात नश्वर धर्मता का स्वभाव भी एक दार्शनिक बुनावट के रूप में पाठकों के समक्ष चित्रित करने वाला एक सार्थक मतलब
सफल उपन्यास के रूप में हम देख सकते हैं। आप सब जिस तरह आप लोगों ने सुना है, ये बेद्देगम उपन्यास श्रीलंका के सिंहली उपन्यास के उद्भव और विकास में एक मील का पत्थर है। श्रीलंका में वैसे ऐसी मान्यता है कि उपन्यास साहित्य, सिंहली उपन्यास साहित्य के उद्भव में पुराने सिंहली गद्य साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव है। पर कुछ लोग ये नहीं मानते, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाश्चात्य मतलब ये उपनिवेश समय का ये एक देन होती है। मुझे लगता है हिंदी साहित्य को भी लेकर ऐसा मत है, पर हाँ, ये मतलब ये मत कुछ लोग नहीं मतलब मानते। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी ये सिंहली उपन्यास साहित्य कला का उद्भव और विकास का जो श्रेय है, उसको पाश्चात्य देशों पर चढ़ाना एक गुलामी मानसिकता होती है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि उद्भव में न सही, पर सिंहली साहित्य के मतलब सिंहली उपन्यास के विकास में पाश्चात्य देशों के विद्वानों का बड़ा हाथ रहा है। इसके लिए एक उदाहरण है, ये लेनार्ड वुल्फ द्वारा रचित द विलेज इन द जंगल मतलब बेद्देगम नाम का उपन्यास। तो मेरा प्रस्तुतिकरण समाप्त है और मैं थोड़ा आप लोगों के सामने मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई भी देना चाहती हूँ डॉक्टर रामाताक्षक जी को। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये विश्व रंग के मतलब विश्व रंग आयोजन पर संतोष चौबे सर को और यहाँ के संयोजकों को और यहाँ पर मौजूद हमारे आदरणीय वक्तागण शिखा जी, मीरा जी और ऋचा जी, इससे पहले आप लोगों से मुलाकात तो नहीं हुई है, पर सभी को बधाई देना चाहती हूँ। प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद रिद्धिमा जी। आपने जिस खूबी से बेदग्राम के निवासियों का संघर्ष जिस तरह से द विलेज इन अ जंगल में बताया गया है उसे हमसे अवगत कराया, तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे श्रोताओं में भी जिज्ञासा जगी होगी श्रीलंका की इस अखंड अच्छे साहित्य को जानने की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद रिद्धिमा जी। मैं आगे बढ़ती हूँ हमारी श्रृंखला में। हमारे अगले प्रस्तुति शिखा वार्ष्णेय जी की है, जो कि मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी मॉस्को से टीवी जर्नलिज्म में परास्नातक विशेष सम्मान सहित कर चुकी है। साहित्य की कई विधाओं, यात्रावत, संस्मरण, कहानी, डायरी, रिपोर्टाज, कविता आदि में सक्रिय लेखन के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी निरंतर लिख रही है। भारत से लेकर यूरोप तक एक विभिन्न मीडिया माध्यमों में कार्यरत रही है। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में समान हस्तक्षेप है। 2007 के बाद लंदन में रहते हुए विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। दैनिक जागरण, नवभारत समाचार पत्र में साप्ताहिक कॉलम, लंदन डायरी और लंदन नामा नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। पूर्व में बतौर ब्रॉडकास्टर रेडियो मॉस्को व बतौर न्यूज प्रोड्यूसर टीवी चैनल से जुड़ी रही। वर्तमान में लंदन की वातायन एवं हिंदी समिति संस्थाओं में सक्रिय हैं और लंदन की महत्वपूर्ण हिंदी पत्रिका पुरवाई की सह संपादिका है। शिखा जी, मैं आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। बहुत शुक्रिया शिवांगी। इस मंच को, विश्वरंग के इस मंच को और सभी संयोजकों को, रामाताक्षक जी को, चौबे जी को, सभी को मेरा प्रणाम। और सभी श्रोता या दर्शक जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम का उल्लेख तक्षक जी ने मुझसे किया, तो मुझे सोचना पड़ा कि इतना 8 मिनट में जो चीज आ जाए वो मैं क्या लूं, क्या चुनाव किस चीज का करूं कि वो सुना पाऊं मैं। अधिकतर जो यात्रा वृत्तांत, संस्मरण या कहानियां हैं वो बहुत लंबी हैं, तो मैंने एक बहुत छोटा सा संस्मरण चुना है आज आप लोगों के साथ साझा करने के लिए, जो कि मैं कुछ वर्ष पहले जब भारत यात्रा पर गई थी, तो मैंने गालिब की हवेली जाने का मुझे संयोग हुआ, तो उसी पर एक बहुत छोटा सा यात्रा संस्मरण सा है जो मैं आज आप लोगों के समक्ष रखूंगी। तो मेरे ख्याल से ये 8 मिनट से बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं शुरू करती हूँ। इसका शीर्षक है गली गालिब की। रूस के गोरकी टाउन से लेकर इंग्लैंड के स्टेटफोर्ड अपॉन एवन तक और मॉस्को के पुश्किन हाउस से लेकर
लंदन के कीट्स हाउस तक जब जब किसी लेखक या शायर का घर, गांव सुंदरतम तरीके से संरक्षित देखा, हर बार मन में एक हुक सी उठी कि काश ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी होता। काश लुम्बिनी को भी एक यादगार संग्रहालय के तौर पर संरक्षित रख यात्रियों और प्रशंसकों के लिए विकसित किया जाता। काश महादेवी वर्मा का घर कौड़ियों के दाम ना बेचा जाता। काश आगरा की उस आलीशान हवेली में लड़कियों का कॉलेज न खोल दिया जाता जहां बाबा ए सुखन पैदा हुआ। पर ये काश तो काश ही है। ऐसे हम गालिब के शब्दों में, हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। हमें अपनी धरोहर सहेजने की आदत नहीं है, या फिर जिस देश में अनगिनत नागरिकों के पास छत नहीं, वहां किसके पास फुर्सत है जो इन कलमकारों के घरों को सजोए। कुछ ही समय पहले फेसबुक पर अचानक कुछ लोगों की वॉल पर तस्वीरें दिखाई देने लगी, मिर्जा गालिब की हवेली की तस्वीरें। तब पता चला कि पुरानी दिल्ली में गालिब की एक हवेली अब भी मौजूद है, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी वर्ष बिताए। तब से इच्छा थी कि एक बार उस सुखनवर से मिल लिया जाए, परंतु हमेशा बेहद छोटा और व्यस्त रहने वाला भारत प्रवास, गर्मी का मौसम और उस पर चांदनी चौक की बल्ली मारान गलियों का खौफ चाहकर भी हिम्मत नहीं होती थी कि अकेले कभी वहां घूम आए जाए। फिर इस बार जब दिल्ली पुस्तक मेले के बाहर हम खड़े यह सोच रहे थे कि अब कहाँ चला जाए, तभी साथ आए मित्र ने लाल किला सुझाया। तभी मेरे दिमाग की घंटी बजी कि लाल किला भी तो पुरानी दिल्ली में ही है, यानी चांदनी चौक भी ज्यादा दूर नहीं होगा। अतः गालिब चाचा से मुलाकात का मौका बन सकता है। परंतु यह मंशा मित्र के सामने रखी। अब भतीजे की इतनी हिम्मत नहीं थी कि चाचा से मिलने को मना कर सके, या फिर मुझे ही मना कर सके। हालांकि वह वहां पहले भी जा चुका था। अतः हमने ऑटो पकड़ा और चल दिए गालिब चाचा की हवेली की। यूं बात सदियों पहले की हो तो जाहिर है कि किसी नई सुविधाजनक स्थान पर तो होगी नहीं। दुनिया में जहां भी ऐसे घर या संग्रहालय हैं, पुराने इलाकों में ही हैं, और वहां आने जाने के लिए भी आधुनिक सुविधाएं नहीं होती। सो यह जानकर कि ऑटो कुछ दूर तक जाएगा और उसके बाद हमें रिक्शा लेना पड़ेगा, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई थी, बल्कि थोड़ा उत्साह ही था कि इसी बहाने कुछ पुराना और वास्तविक माहौल देखने को मिल जाएगा। परंतु कल्पना और हकीकत में बहुत फर्क हुआ करता है। पहले तो ऑटो के रास्ते पर ही इतना ट्रैफिक था कि हमारे गाइड बने मित्र महोदय को भी लगने लगा कि मेट्रो की जगह ऑटो से आना एक गलत फैसला था। उसके बाद जो रिक्शा का रास्ता था, उसमें 5 मिनट के रास्ते के लिए हमें आधा घंटा लगा। लोकतंत्र वहां अपने चरम पर नजर आ रहा था। जिसका जैसा मन वैसे चल रहा था, जहां मन वहां गाड़ी खड़ी करके बैठा था, और जिसका जितनी जोर से मन उतनी जोर से बीच सड़क पर फोन पर चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा था। खैर, अब आ ही गए थे तो बजाय इन सब से परेशान होने के, हमने इनका आनंद लेना ज्यादा उचित समझा, और इलाके की मशहूर जलेबियों और कचौरियों की चर्चा करते हुए हम धैर्य के साथ रिक्शे पर बैठे रहे। बल्ली मारान के उस इलाके में पहली और आखिरी बार मैं यही कोई 8-10 वर्ष की अवस्था में गई होंगी। ज्यादा कुछ याद नहीं है, पर इतना फिर भी याद है कि उस समय भी वे गलियां आज जैसी ही थी। शायद लोगों की उम्र के अलावा कहीं कुछ नहीं बदला था। वहां तब भी वहां गालिब की हवेली को कोई नहीं जानता था। आज भी उस गली में होते हुए भी किसी रिक्शे वाले को उसका पता न था। यदि साथ में वह मित्र ना होते तो यकीनन गालिब की उस कासिम खान गली तक पहुंचकर भी उनकी हवेली तक मैं नहीं पहुंच सकती थी। खैर, हम उस हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंच गए, जो खुला हुआ था, जहां 150 साल पहले उर्दू का वह महान शायर रहा करता था, जहां 1869 में गालिब की मौत के बाद फोन बूथ व अन्य दुकानें खुल गई थी। लोगों ने वहां अपना कब्जा कर लिया था, और आज भी जिसके अधिकांश हिस्से में यही सब काबिज है। सन 2000 में भारतीय सरकार की आंखें खुली और उन्होंने इस हवेली के कुछ हिस्से को कुछ कब्जाइयों से छुड़ाकर उस महान शायर की यादों के हवाले कर दिया। आज उसी छोटे से हिस्से के बड़े से गेट पर चौकीदार कम गाइड कम परिचर एक बुजुर्गवार बैठे हुए थे। हमारे अंदर घुसते ही वे पीछे पीछे आ गए, और जितना उन्हें उस हवेली के छोटे से हिस्से के बारे में मालूम था, प्रेम से बताने लगे।
उन्होंने ही बताया कि सरकार के इस हिस्से को संग्रहालय के तौर पर हासिल करने के बाद भी कोई यहाँ नहीं आता था। वो तो कुछ वर्ष पहले गुलजार साहब के यहाँ आने के बाद यह हवेली लोगों की निगाह में आई, और अब करीब 100 देसी विदेशी यात्री यहाँ रोज ही आ जाया करते हैं। हालांकि उनकी इस बात पर उस समय मेरा यकीन करना कठिन था, क्योंकि जहां पहुंचने में हमें इतनी परेशानी हुई थी, वहां बिना किसी बोर्ड, दिशा निर्देश या कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां किस प्रकार आ पाता होगा। और उस समय भी जब तक हम वहां रहे, तब तक हमारे अलावा वहां कोई भी नहीं आया था। पर शायद यह बताने के पीछे उन सज्जन का एक और उद्देश्य था। वह शायद यह बताना चाहते थे कि यूं तो वह सरकार के कर्मचारी हैं और निम्नतम तनख्वाह पर गालिब की सेवा करते हैं, पर आने जाने वाले यात्री ही कुछ श्रद्धा भाव से दे जाते हैं। खैर, हवेली में प्रवेश करते ही सामने गालिब की प्रतिमा दिखी, जिसे गुलजार साहब ने वहां लगवाया है, और साइड में गालिब अपनी बड़ी सी तस्वीर में से कहते जान पड़े, वो आए हमारे घर, वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। वाकई उस बड़ी सी हवेली के उस छोटे से हिस्से में कुछ गिना चुना दो चार सामान ही पड़ा हुआ था, क्योंकि वह फिराक और वह विशाल कहाँ, वह फिराक और वह विशाल कहाँ, वह शब और रोज, वो माह वो साल कहाँ। यहाँ तक कि उस बरामदे की छत को भी अभी हाल ही में कबूतरों के आतंक से तंग आकर बनवाया गया है। कुछ दो चार बर्तन हैं जो गालिब के थे, वो तो पिछले दिनों ही चोरी हो गए, अब उनकी नकल रख दी गई है। कुछ दीवान है शायर की, एक चौपड़ है, एक शतरंज है, और कुछ दीवारों पर शायर की कहानी कहती कुछ तस्वीरें हैं। शायद बस यही रहे हों उनके साथी आखिरी दिनों में, और शायद इसलिए ही उन्होंने कहा, चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खुतूत, बाद मरने के मेरे घर से वह सामान निकला। हालांकि वहां उपस्थित उन सज्जन ने बताया कि सरकार की तरफ से केस चल रहा है, और उम्मीद है कि पूरी हवेली को हासिल करके कायदे से गालिब के हवाले किया जाएगा। परंतु गालिब की अपनी 7 संतानों में से कोई जीवित नहीं रही, अतः उस हवेली का अब कोई कानूनन वारिस नहीं है। लोगों ने अनाधिकारिक तौर पर कब्जा किया हुआ है। हमने चाहा तो बहुत कि उसकी इस बात पर भरोसा कर ले, तभी एक बोर्ड पर राल्फ रसेल की ये शब्द लिखे दिखे, यदि गालिब अंग्रेजी भाषा में लिखते तो विश्व एवं इतिहास के महानतम कवि होते। मेरे मन में आया, यदि गालिब भारत की जगह इंग्लैंड में पैदा हुए होते तो वहां इनके नाम का पूरा एक शहर संरक्षित होता। भारत में उनके नाम की उनकी गली तक नहीं है। सरकार से तो खैर क्या, एक दरखास्त गुलजार साहब से करने का ही मन है। एक प्रतिमा हवेली के अंदर लगवाई तो हवेली प्रकाश में आई। कम से कम एक बोर्ड और बल्ली मारान की गली के बाहर लगवा दें तो वहां तक आने वालों को भी कुछ सुविधा हो जाए। हम उस हवेली से निकल आए, उस हवेली को पीछे छोड़ाए, उस गली को पीछे छोड़ाए, पर साथ रह गया चचा का यह शेर, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। धन्यवाद। बस इसके साथ मैं आप बहुत सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत खूब शिखा जी, आपने जिस तरह से गालिब जी की अगर शायरी के साथ हमें ये वृत्तांत सुनाया। हाल ही में मैंने अपने फेसबुक फ्रेंड के का पोस्ट देखा था, जो अपने बेटे के बर्थडे पे उन्हें गालिब की हवेली दिखाने ले गए। तब पहली बार गालिब की हवेली के बारे में मुझे पता चला, और आज आपसे ये संस्मरण सुन या वृत्तांत सुन ऐसा लगा जैसे हम खुद ही पहुंच गए हैं वहाँ। तो अब जब भी दिल्ली जाना होगा, जरूर गालिब की हवेली पे विजिट होगी। और कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर की होते गालिब का ये शेर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। मैं अगले कड़ी की ओर बढ़ती हूँ हमारी श्रृंखला में। ऋचा जैन जी, ऋचा जैन जी का प्रथम कविता संग्रह जीवन व्रत व्यास रचनाएं भारतीय उच्चायोग लंदन से 2018 में सम्मानित एवं भारतीय ज्ञानपीठ से जनवरी 2020 में प्रकाशित हुआ है। ऋचा हिंदी और अंग्रेजी में लिखती हैं और जर्मन भाषा की समझ भी रखती हैं। उनकी हिंदी एवं अंग्रेजी कविताएं पत्रिकाओं, एंथोलॉजी और ऑनलाइन वेबसाइट में प्रकाशित हो चुकी हैं। जर्मन भाषा में लिखी बच्चों की किताब 2014 में दिल्ली से प्रकाशित हुई है। ऋचा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद लगभग 10 वर्षों तक आईटी में कार्यरत रही। इसके बाद उन्होंने भारत में जर्मन भाषा का अध्ययन एवं अध्यापन किया।
पर्यटन में ऋचा की विशेष रुचि है। ऋचा आजकल लंदन में अपने परिवार के साथ रहती हैं एवं स्वतंत्र अध्यापन व लेखन करती है। ऋचा जी, आपका मंच पर स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। इस मंच का, विश्वरंग के मंच का, रामा जी का, चौबे जी का एवं मंडलोई जी का बहुत-बहुत आभार मुझे ये अवसर देने के लिए। और रामा जी का सुझाव था कि मैं गद्य पढ़ूं, लेकिन ज़्यादातर मैंने कविताएँ लिखी हुई हैं। बहुत सोचा गद्य ढूँढा, लेकिन लगा कि जो कविताएँ हैं और जो पहले सुना चुकी हूँ, लोग पसंद कर चुके हैं, पहला मौका है इस मंच पर तो कुछ कविताएँ सुनाऊँ, तो कुछ कविताएँ ही पढ़ रही हूँ। पहली कविता जो मैं पढ़ रही हूँ, वो है, वो पिता नारंगी मछली दिखा रहा था। कविताएँ मैंने ऐसी चुनी है जो लगे कि गद्य जैसी हैं, जिनमें बातचीत हो ताकि थोड़ा-थोड़ा गद्य का आभास हो। तो कविता है, वो पिता नारंगी मछली दिखा रहा था। वो पिता नारंगी मछली दिखा रहा था, छोटी सी बिटिया को। देखो, देखो, दिखी? वो छोटी सी नारंगी, नारंगी देखो, देखो ऊपर आ रही है, वहां देखो, वहां। कुछ दूरी पर जाकर मैं भी ढूंढने लगी उस नारंगी मछली को, जो मैंने देखी होती या ना देखी होती, ढूंढी होती, अगर मुझे दिखाई गई होती जब मैं 5 की होती, अगर हमारे घर के पास बगीचा होता, अगर उस बगीचे में मछली होती, अगर मैं बगीचे में लाई गई होती, अगर मेरे बगल में पिता होते, अगर, तो मैंने भी मछली देखी होती। मैं देर तक अपनी मछली खोजती रही। वो बच्ची तो अब दूसरी तरफ घास पर खुश होकर दौड़ लगा रही थी, जैसे उसने मछली देख ली हो। मछली नहीं दिखी उसे, वो जरूरी भी नहीं था। जरूरी था उसे मछली दिखाने का जतन। आवाज सुन पा रहे हैं? दूसरी कविता है ईस्ट फिंचली का कब्रिस्तान। ये मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अभी कोरोना के समय में हमारे घर के पास ही कब्रिस्तान है और मेरा आना जाना यहाँ इस जगह से मेरी बहुत घनिष्ठता हो गई। और जो तो ये छोटे छोटे अंश हैं इस कविता के। पहले अंश में आपको समझ में आएगा कि क्यों वहां जाना और बढ़ गया। तो पहली लहर जब आई थी ब्रिटेन में, यूके में, उस वक्त इसको लिखना शुरू किया था और फिर लगातार जो विजिट्स हुई इसके बाद अलग अलग रूप निकले और उनका ही जिक्र है इसमें। भाग एक। आज 14 मार्च 2020 है। लंदन में मौत का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है, एक दिन में 2 गुने से ज्यादा। वे कहते हैं कि वास्तविक आंकड़े और अधिक हैं। मैं टहलने के लिए निकली हूँ। शनिवार की दोपहर है। मेरी बेटी एक जन्मदिन की पार्टी में गई है। और आगे उत्तर की तरफ इटली बंद हो गया है, फ्रांस बंद होने की कगार पर, ब्रिटेन बहादुर है, खुला है। मैं पड़ोस के कब्रिस्तान में आती हूँ। बहुत सुरक्षित जगह है ये, हमेशा, आज पहले से भी ज्यादा। कोई खांसता नहीं, कोई छींकता नहीं। 2। एक अलग तरह की गंध आती है मुझे यहाँ। कभी लुभाती है, बुलाती है, कभी कहती है कोई और रास्ता लो। मैंने देखा है यहाँ एक जोड़ा, दूल्हा और दुल्हन का। एक घोड़ा गाड़ी भी देखी है मैंने एक दिन, किसी ताबूत को संभाले। रविवार और शनिवार को चैपल में हलचल देखी है। फूल चढ़ाती औरत देखी है, प्रार्थना करते लोग देखे हैं, हाथों में हाथ डाल टहलते अधेड़ जोड़ा देखा है, ठिलठिलाते केक खाते बच्चे देखे हैं। तुम जिंदा हो, यहाँ आते हो, तुम मर जाते हो तो आते हो, और नहीं जानते तो भी आते हो। यहाँ एक बेंच पर बैठने और समझने, पुराने देवदार से, बबूल से, साइप्रस की लंबी कतारों से, कौवे से जो दफन है, उनसे मैं अक्सर यहाँ आ जाती हूँ। 3। आगे पीछे कोई नहीं, दूर दूर तक। आजू बाजू बहुत लोग हैं धंसे हुए, बीच में मैं। खींचते हैं मुझे लगातार, कभी जैसे कुछ पकड़ा रहे हों,
कभी मेरा कुछ छुड़ा रहे हो। मैं तेज कदमों से चलकर चैपल के पास वाली बेंच पे आके बैठ जाती हूँ। सामने का फव्वारा और उसके दोनों ओर लगे दो विशाल काय लेबनानी देवदार बड़े सुखदाई हैं। फिर पीछे नजर डालती हूँ और जो मिल चुका है और उसे जो मिल चुका है और उसे भी जिसकी अभी चाह है दफन कर बाहर निकल आती हूँ। मैं अक्सर यहाँ आ जाती हूँ। 4 वो आगे आगे चल रहा था, मैं पीछे पीछे। लिए नहीं बनाया। मैं आगे चल रहा था, वो आगे चल रहा था, मैं पीछे पीछे। मैं जैसे ही थोड़ा नजदीक पहुंचती वह और तेजी से चलने लगता। मैं और पास आई तो वो उड़कर पेड़ की डगाल पर बैठ गया। थोड़ा और पास तो और ऊंची डगाल पर, फिर बीट कर दी। डर गया था वो मुझसे। उसे पता नहीं था मैं उड़ नहीं सकती। मुझे भी क्या पता था डरता है वो मुझसे। तो ये थे ईस्ट फिंचली के कब्रिस्तान के ऊपर कुछ छोटी छोटी कविताएं। एक जो अंतिम कविता आप सुना रही हूं वो है मैं भूत बनकर आऊंगी। इस कविता में स्त्री का आक्रोश है, उसकी चेतावनी है, एक भ्रूण की बात है, एक अल्हड़ किशोरी की बात है, एक स्वतंत्र औरत की भी बात है। तो कविता कुछ इस तरह है। सुनो, मैं भूत बनकर आऊंगी। ये जो मैं रोज तिल तिल कर मरती हूं ना, उससे मैं थोड़ा थोड़ा भूत बनती हूँ। मुझे यकीन है मैं जल्द ही पूरा मर जाऊंगी। मैं जल्द ही पूरा बन जाऊंगी और तुम्हारी गंदी नजरों की रेखाओं को 90 अंश पे झुकाकर तुम्हें तुम्हारा ही गंदा घिनौना रूप दिखाऊंगी। ये मत समझना कि मैं पीपल में लटकी रहूंगी या शमशान में भटकती रहूंगी। मैं पान की टपरी में तुम्हारे बाजू में खड़े होकर अपने होंठ लाल करूंगी। मैं भूत बनकर आऊंगी। मैं रात को 12 बजे मोमबत्ती लिए वीराने में नहीं भटकूंगी। मैं बाइक पे आऊंगी और जब तुम अपनी मर्दानगी के नशे में चूर पप से बाहर निकलोगे तो जोर की एक लात मारकर तुम्हें चारों खाने चित्त कर दूंगी। मैं अपने लंबे नाखूनों की धार तेज कर रही हूं। तंग गलियों में जब तुम्हारे हाथ इधर उधर बढ़ेंगे तो अपने तेज नाखूनों से तुम्हारी कलाई की नस काट दूंगी। तुम्हारा जो खौफ है ना, उससे भी खौफनाक भूत बनकर सिर्फ तुम्हारे लिए मैं भूत बनकर आऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे गर्भ से गिरवा दिया तो मैं चली जाऊंगी? मैं भूत बन जाऊंगी। तुम्हें तुमसे ही डराने के लिए तुम्हारे वीर्य में जाके बस जाऊंगी। मैं भूत बनकर आऊंगी। ये भी मत समझना सदियां लगेंगी मुझे भूत बनने में और मेरी जिंदगी नरक बना के तुम अपनी जिंदगी आराम से जी लोगे। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो पता होगा ना। मैं इवॉल्व हो जाऊंगी। मैं इवॉल्व हो रही हूं। मेरे मानस की रीढ़ भी अब सीधी हो रही है। मैं और मेरा भूत अब साथ साथ बढ़ रहे हैं। लो, मैं भूत बन भी गई। जीता जागता भूत। खबरदार। धन्यवाद। ऋचा जी बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने यादों की गठरी बांध अतः स्थल में दफना दी है और बन रही हूँ कब्रिस्तान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने कब्रिस्तान से लेकर भूत तक जो भी कविताएं सुनाई, बहुत खूब कविताएं थी ऋचा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ प्रवीण झा जी को, जिन्होंने अपने परिचय में सिर्फ चिकित्सक और लेखक लिखा है। तो अब हमारी उत्सुकता और बढ़ चुकी है उन्हें जानने के लिए और उनके रचना से उन्हें और जानने की कोशिश करते हैं। प्रवीण जी, आपका मंच पर स्वागत है। प्रवीण जी मंच पर है। रामा जी, अगर आप देख सकते हैं। शिवांगी जी दिख नहीं रहे हैं प्रवीण जी।
अच्छा जी, तो मैं मैं आप आगे लोगों को बढ़ती हूँ। देख पा रहा हूँ। प्रवीण क्या जी, आप आप आईफोन, हाँ जी, अच्छा, हम आप आप सबको सुन पा रहे हैं। ओके। मैं ही प्रवीण हूँ। हाँ, आप सबको मेरा प्रणाम और साहित्य विश्वरंग का बहुत धन्यवाद। रमा तक्षक जी का बहुत धन्यवाद। और मैं, जैसा मेरा परिचय बताया, मैं चिकित्सक हूँ नॉर्वे में और मैं लिखता भी हूँ। और मैं जो आज पाठ करने जा रहा हूँ मेरी किताब है कुली लाइन्स, जो कि वाणी प्रकाशन से है। और ये गिरमिटिया विषयक किताब है। उसी का मैं पहला जो उसकी शुरुआत है वो थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूँ। शीर्षक है गिरमिटिया, जहाजी और जहाजिन। आदमी प्रवास क्यों करता है? लोग कलकत्ता, दिल्ली या विदेश क्यों जाते हैं? कई वजह हो सकती हैं। अमूमन वहां कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो मूल स्थान में नहीं होते, या अपने मूल स्थान में कुछ खतरा या असुरक्षा महसूस होती है। एक बहुत ही छोटा प्रतिशत होता है जो कुछ अलग करना चाहता है, कुछ नया अनुभव लेना चाहता है। अब तो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, पर आज से 200 वर्ष पूर्व के भारत में ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोग जहाज से 7 समुंदर पार चल दिए और कभी लौटकर नहीं आए? गांवों के खेतों से उठकर जहाजी बनना कितना सुलभ होगा। यह गिरमिटिया आखिर थे कौन? मैंने जब गिरमिटिया शब्द की छानबीन की तो कुछ पक्की परिभाषा नहीं मिली। कार्टर की परिभाषा के अनुसार गिरमिटिया वो लोग थे जिनके आने जाने का टिकट खर्च उन्हें नहीं देना होता और जो एक खास समय की मजदूरी के लिए खास जगह ले जाए जाते। यह एक साधारण सी परिभाषा लगती है। इस परिभाषा से तमाम आईटी कर्मचारी, चिकित्सक या अन्य कर्मी जो भारत से जाकर विदेश में नौकरी कर रहे हैं, सबके सब गिरमिटिया है। पर जिस समय यह परिभाषा गढ़ी गई उस वक्त ऐसा कम होता होगा कि कोई फलाने देश काम करने जाए और सरकार उसका खर्च वहन करे। यह गिरमिटिया एक अशिक्षित सर्वहारा वर्ग के लोग थे, पर इनकी उपयोगिता निर्धारित की गई और उनसे काम लिया गया। तो अगला प्रश्न यह है कि गिरमिटिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? असल शब्द था एग्रीमेंट, जो गिरमेंट और फिर गिरमिट हो गया। यह एग्रीमेंट बना श्रमिकों और ब्रिटिश सरकार की छत्रछाया में पल रहे रिक्रूटमेंट एजेंसियों के बीच। एग्रीमेंट शब्द से यह स्पष्ट है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी और दोनों पक्ष इससे सहमत थे। इसलिए तकनीकी तौर पर यह गुलामी नहीं कही जा सकती। पर गौर यह करना चाहिए कि दूसरा पक्ष कितना काबिल था। क्या यह एग्रीमेंट समझने की क्षमता रखता था? जो लोग यह शब्द बोल भी नहीं पाते थे, वो क्या खाक समझेंगे कि एग्रीमेंट था क्या? वो इसे गिरमिट ही कहते रह गए और जिसने गिरमिट पर हस्ताक्षर किया वो गिरमिटिया कहलाए। गिरमिटिया कॉन्ट्रैक्ट को कंत्राखी भी कहते हैं। अभ्रंश कहें या विदेशत से शब्दों का देशीकरण, पर यह शब्द इनको अनंत काल के लिए विदेशी बना देगा। पर सवाल यह है कि ब्रिटिश राज को ऐसे एग्रीमेंट की जरूरत पड़ी क्यों कि मजदूर सुदूर देशों में जहाज से भेजने पड़े? इतना खर्चीला सौदा आखिर कोई क्यों करेगा? मोडस ऑपरेंडी या कार्य प्रणाली क्या थी? इससे सरकार को क्या मिलता और मजदूरों को क्या मिलता? अगर कुछ नहीं मिलता तो कोई जाएगा क्यों? जबरदस्ती लाखों लोगों को जहाज से भेजना भारत में क्रांति ला सकता था, फिर ऐसा जोखिम क्यों लिया गया? यह पूरी प्रक्रिया कैसे इतनी आसानी से हो गई? चलिए आप सुन पा रहे हैं? जी जी, प्रवीण आप जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जारी रखिए। जी, चलिए इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। नई गुलामी। गिरमिटियों का इतिहास कई लोगों ने लिखा, पर ह्यूज टिंकर ने इसे न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी यानी गुलामी का नया रूप कहा। गुलामी का नया रूप, नया पुराना जो भी कहिए, मुझे हर तीसरा व्यक्ति गुलाम ही नजर आता है। वैतनिक गुलाम है पर है गुलाम ही। गुलामी प्रथा रूप बदलती है पर खत्म नहीं होती। गुलाम या स्लेव पक्के रूप से वे लोग थे जिनकी खरीद फरोख्त होती, उनकी कुछ अपनी हैसियत नहीं थी। 18वीं सदी तक ब्रिटिश और अन्य साम्राज्यों में दास प्रथा या गुलामी प्रथा थी, जिसमें अफ्रीका से गुलाम बंदी बनाकर जबरदस्ती जहाजों से ले जाए जाते और उन्हें अपने तमाम उपनिवेशों में पटक दिए जाते। उनके अधिकार नहीं होते और उनसे मालिक मनचाहा काम कराते। यह एक अमानवीय प्रथा तो थी जिसका विश्व मुख्यतः लंदन में जमकर विरोध हुआ। ये गुलाम विरोधी एबॉलिशनिस्ट कहे गए, मूलतः उस वक्त के बुद्धिजीवी वर्ग। इनकी कोशिशें आखिर कामयाब रही। 1807 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामों के व्यापार पर पाबंदी लगा दी गई।
अब गुलामों की बिक्री बंद हो गई। जिस जहाज पर गुलाम पाए जाते 100 पाउंड का जुर्माना प्रति गुलाम लगाया जाता। पर कोई साम्राज्य गुलामी क्यों बंद करेगा? क्या बस मानवता के लिए? ब्रिटिश साम्राज्य के ही ऊपर ऐसी जिम्मेदारी क्यों आ गई? इस प्रश्न के उत्तर में मेरे कुछ तथ्य और कुछ अपने अनुमान है। पूंजीवाद का उदय जब यूरोप में हुआ तो गुलामों की खरीद फरोख्त बढ़ गई थी। गुलाम अक्सर ब्रिटिश शासित प्रदेशों से ही आते और उनका शोषण हर देश के लोग करते। गुलाम एक व्यापार की वस्तु बन गए और यही ब्रिटिश साम्राज्य के गले की हड्डी बन गई। नैतिक रूप से स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाला ब्रिटेन के ऊपर गुलामी का पाप चढ़ने लगा। ये एक अवधारणा है, इतिहास के तर्क भिन्न भिन्न रहे हैं, पर उनका भी सार यही है। अगर गुलामी बस ब्रिटेन तक सीमित होती तो संभवतः देर से खत्म होती या कभी खत्म नहीं होती। 1 अगस्त 1834 ईस्वी को ब्रिटिश साम्राज्य के सभी गुलाम मुक्त कर दिए गए। सीधी बात है कि जब गुलाम मुक्त हुए तो पूंजीपतियों का भट्ठा बैठ गया होगा। अंदाजन 8 लाख गुलाम मुक्त हुए, पर गुलामों को आखिर क्या मिला? शशि थरूर ऑक्सफोर्ड यूनियन के अपने भाषण में उस वक्त के ब्रिटिश साम्राज्य से हिसाब मांगते हैं। जॉर्ज ऑरवेल सरीखे कहते रहे कि ब्रिटिश साम्राज्य और उनके पूर्वजों ने अपना दोष छुपा लिया। इन आजाद हुए गुलामों को 1 फूटी कौड़ी नहीं मिली, बल्कि इसके उलट उन ब्रिटिश पूंजीपतियों को लगभग 20 मिलियन पाउंड की राहत राशि बांटी गई। ब्रिटेन के इतिहास में इतनी बड़ी राहत राशि फिर दशकों तक नहीं बांटी गई। 2009 में जब बैंकों का दिवालियापन से उबरने के लिए फिर से राहत राशि बांटी गई थी। और तो और गुलामों से लगभग 5 साल जबरन अप्रेंटिस बनाकर कार्य भी करवाया गया ताकि पूंजीपतियों का काम चलता रहे। अपने गुलाम मुक्त करने के बाद ब्रिटेन ने बाकी देशों पर इस प्रथा को समाप्त करने के लिए दबाव डालने शुरू किए। फ्रांस ने यह कदम लगभग 10 साल बाद उठाया। सबसे अंत में नीदरलैंड ने गुलामों को आजाद किया। इन देशों के उपनिवेश लगभग सभी महादेशों में पसरे थे, तो यह फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार पर प्रभाव डालने वाला था। क्या यह एक्ट पूंजीवाद को घुटनों पर ला देगा या हल ढूंढा जाएगा? अफ्रीकी गुलामों की मुक्ति के बाद गुलाम कहां से आएंगे? क्या इस गुलामी का हल आखिर हिंदुस्तान में मिला? क्या होगी यह नई गुलामी? नई गुलामी एक स्कॉटिश व्यक्ति विलियम ग्लैडस्टोन के दिमाग की उपज थी। उन्होंने सोचा कि क्यों न कानूनी तौर पर गुलाम बनाए जाए, भारत से मजदूर लाए जाए। भारत इसलिए क्योंकि वहां के लोग सहनशील हैं और बड़ा देश है, लोगों की कोई कमी नहीं है, और सामंतवाद ने मजदूर वर्ग की नकेल पहले से कस रखी है। ब्रिटिश शासित प्रदेश है, इसलिए जो भी होगा वो लंदन की राजगद्दी के हिसाब से होगा। जी धन्यवाद। मेरे ख्याल से 8 मिनट का समय सीमा मेरी थी। आप सबको धन्यवाद। प्रवीण जी धन्यवाद। आपने गिरमिटिया शब्द तो पता था और सूरीनामी हमारे भाइयों बहनों से मैं मिल भी चुकी हूँ, लेकिन इसके और वृत्तांत में वर्णन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब बुलाना चाहूंगी मीरा गौतम जी को, जो कि कुतुबपुर बरला जिला मुजफ्फरनगर से हैं। उन्होंने वहीं से पढ़ाई करी, पीएचडी हिमाचल प्रदेश से करी और हिंदी साहित्य सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से बीए एवं एमए किया। पद में वे प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, डीन कला एवं भाषा संकाय, अध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, अध्यक्ष गुरु रविदास चेयर, मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, उर्दू विभाग एवं हरियाणवी लोकपीठ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा की रही और अब सेवानिवृत्त हैं। संप्रति उन्होंने शोध निर्देशित, भारतीय कोश का संपादन एवं साहित्य लेखन में रुचि रखी। प्रकाशन 30 पुस्तकों का लेखन एवं संपादन कर चुकी हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में शोध पत्र, समीक्षा एवं आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय सेमिनारों में व्याख्यान, रेडियो एवं दूरदर्शन में विभिन्न केंद्रों पर व्याख्यान, वार्ता, साक्षात्कार, काव्य पाठ एवं संगीत की प्रस्तुतियां रही हैं। मीरा जी, मैं आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। मीरा जी अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट। मीरा जी आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाए। रामा जी, तब तक अगर आप देख सकें राकेश जी हमारे बीच मौजूद है तो मैं मीरा जी के बाद कर सकती हूँ। मैं रिंग करता हूँ। जी। कुछ
देर की प्रतीक्षा, तकनीकी दिक्कतें हम सभी को आती हैं, हम धीरे-धीरे सीख रहे हैं और हमारे बुजुर्ग मीरा जी, माइक का साइन होगा वहां पर एक, आप उसे एक बार प्रेस कर दीजिए। जी, अब आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है जी। जी, धन्यवाद इस व्यवधान के लिए। मैं सभी आयोजकों का अभिवादन करती हूँ और सबको धन्यवाद देती हूँ कि अवसर मुझे प्रदान किया है। इस अवसर के लिए विशेष रूप से सभी विश्वरंग के और साझा परिवार और वनमाली सृजन पीठ के सभी आयोजकों को मैं प्रणाम करती हूँ और चाहूंगी कि आप मेरा हौसला अफजाई अवश्य करें। मैं 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि शब्दों के पंख लगा, शब्दों के पंख लगा, मैं उड़ती चली आई वहां। शब्दों के पंख लगा, मैं उड़ती चली आई वहां। तुम साधना रत हो जहां, फिर मैं तुमसे दूर कहां। अपने गीतों में अपना पता हूं, अपने गीतों में अपना पता हूं। असंभव में संभव की कथा हूं। न देखी होगी रेगिस्तान में कमलों की खेती, इसी मरीचिका में मैं जल का सिरा हूं। रामा तक्षक जी, आपने मुझसे कहा था कि मैं वर्जित स्वर अवश्य सुनाऊं, तो ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। शीर्षक है राग का वर्जित स्वर। वर्जित स्वर का तात्पर्य है कि एक राग में वादी, संवादी, विवादी स्वर होते हैं। यह विवादी स्वर लगाया नहीं जाता। यदि लगाया जाता है किन स्थितियों में, तो उस राग के चलन को बदल देता है। बस ये एक व्यंजना है, एक बदलाव के लिए आपको आपके सामने प्रस्तुत है। राग का वर्जित स्वर बढ़ा देता है राग की खूबसूरती। राग का वर्जित स्वर बढ़ा देता है राग की खूबसूरती। निराला के हर कंठ से निकल कविता को कर देता है स्वतंत्र छंद के गुणाभाग से। राग का वर्जित स्वर नागार्जुन की भस्मांकुरी कौंपलों से निर्मित करता है विशाल वन। मुक्ति बोध की भूल गलती के अंधेरों से बटोर लाता है विशाल सेना। बन जाता है अंधेरों के आखेट का सूर्य। अभिव्यक्ति को स्वतंत्र है राग का वर्जित स्वर। व्यवस्था के बंधे अनुशासनों में बंधी श्रुतियों को उखाड़ फेंकता है। कंखियों से तोलता है राग का वजन, उलट कर रख देता है राग का बंधा बंधाया अनुशासन। नाद पिता और श्रुतियों की संतान है राग का वर्जित स्वर। चमत्कृत करता है उसका सौंदर्य प्रवाह। श्रोता स्तंभित, कितने आश्चर्यचकित। वर्जित स्वर ने तोड़ दी है जड़ता राग के चलन की। हम भी कुछ गुने गुनी। रामा तक्षक जी, मुझे 7 मिनट कैसे पता लगेंगे? मैं तो पढ़ती हूँ तो पता नहीं लगता है। हिमालय से सतपुड़ा तक एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हिमालय से सतपुड़ा तक पर्वतों की बेटियां हैं नदियां, यह शीर्षक है। तय करें इसी वक्त हम पर्वतों की बेटियां बन जाएं। मनुष्य की बेटियां नहीं बनना हमें, कि इस चौखट से उस चौखट तक पहले से तैयार है एक सांचा। रास्ता सूझेगा नहीं, सूझेगा ही नहीं। पर्वतों की बेटियां हैं नदियां, पर्वत पिता की चौखट को लांग तय करेंगी अपना रास्ता। पर्वत पिता ने ही खोल दिए हैं कपाट, रास्ता दिया है उन्हें जिम्मेदार पिता की तरह। संकल्पों के साथ
आगे बढ़ी हैं नदियां आगे आगे, पिता का मस्तक पर हाथ लिए। जानते हैं पर्वत लौटेंगी बेटियां, घर आंगन नए रूपाकार में। बादल बन अंजुरी में जल लिए लौटेंगी नदियां, फिर उलेचेंगी अभिषेक जल। पर्वत पिता के गर्वित शिखरों पर यात्रा जारी रहेगी नदियों की। पर्वत से समुद्र तक, समुद्र से पर्वत तक बुनती चली जाएंगी। संबंधों के आर्द्र धागे सुखद संभावनाओं की तरह हर बार धरती को बचा लेंगी। अगली कविता है ओस धुले मोगरे की सुगंध है स्त्री। उस दिन भयानक तूफान उठा जब शब्दों के जोड़ जोड़ में जाकर बैठ गई स्त्री। उस दिन भयानक तूफान उठा जब शब्दों के जोड़ जोड़ में जाकर बैठ गई स्त्री और खतरनाक घोषित कर दी गई। समुद्र में फैले जाल से उसे निकलना आ गया। षड्यंत्रों के बीच भी गाने लगी वह संभावनाओं के कोमल गीत। यूं तो आधी रात में फूट फूट कर रोती है स्त्री, देह से मन की यात्रा के पार होती है स्त्री। फिर लिखती है खड़िया पुती दीवार पर नई इबारत, गाती है तोड़ी राग तड़क सवेरे, ओस धुले मोगरे की गंध है स्त्री। मुझे समय के बारे में थोड़ा सा संकेत हो जाएगा क्या? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है और आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कुछ प्रस्तुतियां और सुना जाए। बादलों से कहेंगे हम, बादलों से कहेंगे हम, पिघले बरसें और जाएं अपने रास्ते। बादलों से कहेंगे हम, पिघले बरसें और जाएं अपने रास्ते। छितराएं नहीं यहाँ वहां गुथे आटे की तरह, आसमान की नीली परात में। बादलों से कहेंगे हम, पगडंडियां बचा कर रखें हमारे लिए, डुबो ना दें उन्हें गहरे जल में। फिसलन ही से ही चलना जरूरी है, बचा कर रखेंगे पांव उन पर। विध्वंस के बाद भी जगहें मिल ही जाती हैं, विध्वंस के बाद भी जगहें मिल ही जाती हैं। अनंत संभावनाओं की तरह एक नया घर बन ही जाता है। मुझे गाने दो महाराज। ये कविता ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में भी ले सकते हैं आप, और जो कहीं पर वर्षा है, कहीं पर जलवायु परिवर्तन से सूखा पड़ रहा है। तो सन 2002 में बिल्कुल सूखा पड़ा था अगस्त तक, तब ये कविता मैंने लिखी थी। लेकिन ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि मौसम जलवायु का कुछ ठिकाना नहीं, कहाँ वर्षा है और कहाँ सूखा पड़ रहा है। अगस्त का महीना वर्षा विलुप्त आकाश की किताब से, अगस्त का महीना वर्षा विलुप्त आकाश की किताब से, धरती का छलनी आंगन प्रतीक्षारत वर्षा बूंदों के लिए। दाएं दाएं जलती धूप में मेघ मालाओं के प्रतिबिंब मापता मन, ऋतु चक्र की पाषाणी माया का यह कैसा भ्रम। सूख गई धरती पसर गया सन्नाटा, सूखती है धरती जैसे जल की आर्द्रता भी। सूखते धान की मेड़ों पर सधे पांव नहीं रखती हाली, सपनों के गुप्त अंधेरों में उनके धधकता है सूर्य पिंड। अधमरे पेड़ों से झर गए पत्ते, झुलस गए पंछी, छू गए जैसे बिजली के तारों को। विदा हुए इस वर्षाहीन समय में, तरसता मन मटमैले पानी को। ढली सांझ के नील कोहरे में बहुत दूर ढकी एक झोपड़ी की ढिबरी के उजास में बह गए दृश्य अंधेरे की नदी में। शीर्षक है ताबूतों में जिंदगी। अभी अभी चौराहे पर बम फटा, अभी अभी चौराहे पर बम फटा, दहन हुए लोग आंखों से मर गया पानी। आतंक उतर आया जमीन पर, रक्त में बहता है पिशाच। तवे पर फिर भी सिक रही वोटों की रोटी, खौल गया रक्त बाढ़ बना,
खौल गया रक्त बाढ़ बना, मटीले सी ढह गई दीवारें, स्नेह की दीवारें जो बनाती थी प्रेम का गढ़, नींवों में उनके रक्त भरा। क्या करूं मैं रक्त रंजित इस विश्व की बेटी, उन्होंने तो बना लिए बम, सीमांतों पर फोड़ रहे हैं तार, कैसे रोक लूं, कैसे भी रोकूं, क्या अगस्त्य बन सोख लूं, हाहाकार में बुढ़ा रहा है विश्व और सदी आगे बढ़ रही है समय अभी, कुछ पढ़ूं क्या और बताइएगा। रामा जी, आशीष जी, आप बताइए, हम समय के पाबंद हैं। आप एक रचना और कर लीजिए मीरा जी। जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं युद्ध विराम की प्रतीक्षा करती रही, मैं युद्ध विराम की प्रतीक्षा करती रही कि बोझ बनाए शब्दों को तुम्हें दे दूं चंदन सा महकाने को। मैं युद्ध विराम की प्रतीक्षा करती रही कि बोझ बनाए शब्दों को तुम्हें दे दूं चंदन सा महकाने को। तुम पनाह खोजते बेआस घिसटते क्यों चले जाते थे लहूलुहान उस रास्ते पर अकेले अकेले। देखिए मैं अगले ही मोड़ पर मैं प्रतीक्षा में खड़ी थी, तुम्हें आस बंधाने को मैं युद्ध विराम की प्रतीक्षा करती रही। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी, आपने चंद पंक्तियों में इतने सुंदर चित्र उकेरे, जहाँ कहीं सरिता की बात हो या स्त्री की बात हो या रिश्तों की बात हो, चाहे किसी और वृत्तांत या बम की बात हो, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने हम सब तक अपनी कविताएं और अपने चित्र पहुंचाए। मीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामा जी, आपसे एक बार और जानना चाहूंगी, राकेश जी अगर मौजूद हो तो उनके बीच बुलाएं। राकेश जी जुड़ गए हैं, आप आमंत्रित करिए उनको। राकेश जी, मैंने आपका बहुत ही सुंदर परिचय शुरुआत में दे दिया है, तो अब मैं आपसे सीधे निवेदन करती हूँ कि आप जी नमस्कार। सबसे पहले साहित्य का विश्व रंग, इनके अध्यक्ष संतोष चौबे जी, वरिष्ठ कवि, लेखक और निर्देशक, विश्व रंग। रामा तक्षक जी, साझा संसार। उसके बाद जो मेरे मित्र हैं साथ में, जो मेरे सहभागी हैं, साहू अखिलेश जैन जी, मधुसूदन जी, लीलाधर जी, शिव मोहन जी, उसके बाद राखी गर्ग जी, उसके साथ साथ अपने सहभागी रचनाकार जो है गौतम मीरा जी हैं, रिदमा जी श्रीलंका से हैं, परवीन जी मित्र नॉर्वे से हैं, शिखा जी यूके से हैं, ऋचा जी यूके से हैं, शिवांगी जी जो अभी मंच संचालन कर रही है, साथ में तकनीकी कार्यभार संभाल रहे हैं आशीष कपूर जी। इन सभी मित्रों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इस कोरोना काल में और इस संकट काल में जब हर किसी के पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, आर्थिक संकट का जो है बादल मंडरा रहा है, और इसमें हम भी अछूते नहीं है। हमारे जैसे सभी मित्र कई बेरोजगार हो चुके हैं, कितने हमारे मित्र अभी हाल के दिनों में हमसे गुजर गए, और अपने देश में अभी संकट का समय है, बहुत दुख का समय है, और अभी कोरोना गया भी नहीं है। और अभी तो देखिए, इसलिए अभी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। दुखद समय है, और साहित्यिक मित्रों के लिए जो हमें साहित्यिक चर्चा भी बहुत घट गई है, जो सेमिनार। राकेश जी रचना पर आइए कृपया। हाँ, तो इसके लिए मैं सभी को चाहता हूँ कि आप शुभकामनाएं। चलिए, तो समय कम है तो मैं एक रचना अपना बेटा करके एक रचना मैं अपना सुना रहा हूँ। आखिरकार भैंस ने नाक तोड़ ही दिया। और बिहार की जो पृष्ठभूमि यूपी से है, उनको कहानी ज्यादा समझ में आएगी, वैसे शहर को ही समझ सकते हैं जिन्हें हिंदी आती है। आखिरकार भैंस ने नाक तोड़ ही दिया। अब भूरी भैंस घास के मैदान से धान के लहलहाते खेतों की तरफ भाग रही थी। एक चरवाहा ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, धीरन भैया, भागो उस भैंस की तरफ। अगर मुखिया जी के बासमती धान चर गई तो एक बार फिर से जुर्माना देना पड़ेगा।
मैं किस तरह से आपकी काली भैंस को संभाल लूंगा, आप जाओ भागो उनके पीछे। धीरन यादव अपने कंधे पर लाठी रखकर भैंस के पीछे पीछे गांव की तरफ एक सुर ताल में भागने लगा। वह बड़बड़ाता हुआ क्रोधित होकर दौड़ रहा था। हरामजादी भैंस को इस बार पकड़ लूंगा तो दोनों टांगों को पगहे से बांध लूंगा। पगहे, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से वो समझेंगे, पगहे से बांध लूंगा। बहुत परेशान करती है। मन तो करता है कि सलीम कसाई के हाथों इस भैंस को बेच दूं। मुखिया जी के धान के खेत देखकर इसकी जीभ से पानी टपकने लगता है। इस बार भैंस पकड़ में आ गई तो जीभ ही काट लूंगा। न रहेगा बांस, न बाजेगी बांसुरी। 1 साल के अंदर ही गांव के सरपंच को 2 बार जुर्माना भरना पड़ा। 500 रुपये कम होते हैं क्या? बेटियां भी तार खजूर की तरह बरी हो रही है। हर तरह से जुर्माना भरता रहा तो सभी बेटियां कुमारी रह जाएंगी। एक तरफ यह भूरी भैंस परेशान कर रही है तो दूसरी तरफ ऊपर वाले भी क्या मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं। ब्याह के 10 बरस भी नहीं हुए कि 5 बेटियों का बाप बन गया हूं मैं। इससे बड़ा अभागा इस दुनिया में कौन हो सकता है? हे रे धीरना साला, कुदाल से तुझे काट दूंगा। एक ही बार में तेरा सर खटाक से कटकर जमीन पर गिर जाएगा। अब भैंस तुझसे नहीं संभलेगा तो पंचायती करवा करके भैंस को नीलाम करवा दूंगा साला। फिर तेरा होश ठिकाना आएगा। बेटा समझा, चरवाहों के साथ गांजा सटकने के चक्कर में अपने भैंस से तेरा दिमाग भटक जाता है। गंजेरी साला कहीं का साला, मारूंगा, डंडा ठीक कर दूंगा। मुखिया जी की फटकार सुनते ही धीरन यादव चौंक उठा। उनका शरीर पसीने से भीग गया। मंदिर के पास से भैंस एक झटके में सड़क पार करके अंततोगत्वा मुखिया जी के धान के खेत में प्रवेश कर गई थी। मुखिया जी का मुंह गुस्से से अंगारे की तरह दहक उठा। उसने क्रोधित भाव में दांत पर दांत बैठाकर धीरन की तरफ देखा। धीरन डरपोक बिल्ली की तरह अंधाधुंध भैंस के पीछे भाग रहा था। अब भैंस की पिछली टांगों पर तगड़ी लाठी पड़ी। भैंस डकारती हुई, लड़खड़ाती हुई गांव की तरफ दौड़ने लगी। बुद्धिया की माई दौड़कर आंगन से दरवाजे पर आई। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? अरे भैंस क्यों लड़खड़ा रही है? लगता है कि इस बार फिर से गांजे की नशे में भैंस की पिटाई कर दी है। मेरे दादे परदादे की आखिरी निशानी को इस तरह से मिट्टी में धूमिल कर रहे हो। तुझे लाज शर्म का नाम का कोई चीज है कि नहीं? बहुत आलसी हो गए हो तुम। काम में जी नहीं लगता है तो मेरे पिताजी की प्यारी भैंस पर गुस्सा उतारने लगते हो। इसे सुनकर धीरन एक बार फिर से भड़क। तेरे बाप ने दिया ही क्या था? सबसे चौपट भैंस मेरे नसीब में लिखी थी। दहेज में एक अभागी भैंस ही लिखी थी। जब से इस दरवाजे पर आई है तब से मैंने कभी चैन की सांस तक नहीं ली है। साली कितनी लालची है ये भैंस। दूसरे के खेतों में फसल देखकर इसकी जीभ से पानी टपकने लगता है। इस भैंस के चक्कर में हर दिन किसी न किसी से गाली गलौज सुननी पड़ती है। मैं किसी दिन खुद ही फांसी लटकाकर मर जाऊंगा। गांव में हर किसी से दुश्मनी मोल लेनी पड़ती है। बैजनाथपुर गांव में मेरी बड़ी बेइज्जती होती है। कभी कभी तो मन करता है कि आत्मदाह करके इस कष्टदायक जीवन से मुक्ति पा लूं। अच्छा होता है कि मेरी शादी ही नहीं होती। अगर शादी नहीं होती तो इस अशुभ भैंस से कभी पाला ही नहीं पड़ता, जो हर साल बछड़े ही पैदा करती है। 10 वर्षों में इस भैंस से मेरे कष्टदायक जीवन को मुक्ति नहीं मिल रही।
एक बछिया हो जाती तो अब तक बड़ी होकर दूध देती। मैं इस भैंस को सलीम कसाई के हाथों बेच देता। जब मैं इसे बेचना चाहता हूं तुम मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती हो कि मैं अपने दादा परदादा की प्यारी निशानी को किसी मियां कसाई के हाथ हरगिज नहीं बेचूंगी। इतना कहने के बाद धीरन यादव ने भैंस को नाथ दिया। नाथ मतलब नाक में जो रस्सी बांध करके टाइट करके बांध देना, उनको नाथना बोलते, नाथ दिया। भैंस की नाक से खून के कुछ कतरे रह रह कर टपक रहे थे। भैंस बेबसी के आलम में सुजाता की तरफ टकटकी निगाह से देख रही थी। एक बार फिर से धीरन सुजाता के नजदीक आकर बोलने लगा, मेरा नसीब तो उसी दिन फूट गया था जिस दिन तुझसे मेरी शादी हुई थी। इतने ही सालों में तुम 5 लड़कियों की मां बन गई। आज इन लड़कियों के बदले में 5 लड़के होते तो कितना अच्छा होता। आज गांव में बड़े ठाठ से लोगों को कहता कि मैं 5 बेटों का बाप हूं। लड़के बड़े हो जाते तो दरवाजे पर लड़की वालों का तांता लगा रहता। लड़की वाले मनचाहा दहेज देते। समाज में खूब इज्जत भी मिलती। हमारे ऊपर धन दौलत और सोने चांदी की बरसात होती। ये लड़कियां मुझे फक्कर बना देगी। सुदामा जी से भी ज्यादा बदहाल हो गया है मेरा जीवन। इसे सुनकर बुधिया की मां सुजाता चुपचाप आंगन में आकर बैठ गई और मन ही मन अपने नसीब को कोसने लगी। आज एक भी बेटा पैदा हो जाता तो बुधिया के बाप आज मुझसे ऐसे जले कटे अपशब्द नहीं बोलते। ये छठी माँ, हे सूरज देव, हे छठी माँ। छठ जो पर्व होता है उनके छठी माँ जो होते, अब की बार काश एक बेटा हो जाए तो मैं 1 सप्ताह का व्रत रखूंगी। माँ, एक बार इस लाचार औरत पर दया करो। सुन लो मेरी पुकार। मेरी कोख में एक पुत्र को भेज दो। एक लाचार निपुत्र औरत जीते जी आपका एहसान नहीं भूलेगी। अब उसकी आंखें नम हो गई थी बेचारी की। आखिरकार सुजाता फिर से गर्भवती हो गई थी। शाम को उसने यह खुशखबरी धीरन को सुनाई। धीरन को, बुधिया के पापा, लगता है कि सूर्य देवता ने हमारी पुकार सुन ली है। इस बार दूसरी बार के मुकाबले में पेट ज्यादा भारी है। मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार हमें बेटा होगा। जब पेट भारी होता है तो बेटे होने की गुंजाइश 99% सत्य साबित होती है। इस बार जरूर हमारी लालसा पूरी हो जाएगी। ये सुनकर धीरन का मूर्छित चेहरा एक नई उम्मीद से खिलखिला उठा। उसकी उदास जिंदगी में एक बार फिर उम्मीद की किरणें झलकने लगी। बेटियों के बदले में एक भी बेटा पैदा हो जाए तो अलग ही बात है। इस समाज में धीरन यादव की खोई हुई इज्जत फिर से वापस आ जाएगी। जब तक किसी भी व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तब तक व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिल सकता है। मरने पर पुत्र ही मुखाग्नि भी देता है। यहाँ भी बेटियों की कोई जरूरत नहीं है। बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलकर आगे चलकर बाप के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। एक पुत्र के बिना किसी भी बाप की जिंदगी अधूरी ही रह जाती है। 5 बेटियों की शादी में तो खानदानी जमीन तक बिक जाएगी। घर बार भी बेचने की नौबत आ जाएगी। पड़ोसी सूदन यादव को तो 7 बेटियों की शादी में सारे जमीन जायदाद, गाय भैंस और दादे परदादे की आखिरी निशानी तक बेचनी पड़ी थी। बेचारा जीते जी कंगाल हो गया सूदन यादव। आज उसे समाज में कोई नहीं पूछता। शादी विवाह संस्कार क्रियाक्रम में भी उसे कोई भी आमंत्रित नहीं करना चाहता। क्या मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही हो जाएगा? राकेश जी, आप क्षमा चाहूंगा, आप थोड़ा समय का ध्यान रखें।
ठीक है, ठीक है। एक भी बेटा हो जाए तो थोड़ी बहुत राहत की सांस मिलेगी। एक बेटी की शादी के दहेज से 2 लड़कियों की शादी हो जाएगी। बाकी 3 लड़कियों की शादी नहर के उस पार की जमीन बेचकर हो जाएगी। महादेव की कृपा रही तो किसी तरह बेड़ा पार हो जाएगा। इस तरह से सोचते हुए धीरन ने भैंस को पूरी तरह से दूह लिया था। जब भैंस ने टांग उठाई तो वह अचानक ख्यालात की दुनिया से बाहर निकल। अब उसे याद आई कि वह सोच विचार में इतना ज्यादा मग्न हो गया था कि बछड़े के हिस्से का दूध भी दूध था। अब उसका मन भीतर ही भीतर खूब कचोट रहा था। बेचारा बछड़ा अभी तो सिर्फ 3 महीने का है, काफी दुर्बल और कोमल है। अब इसे पूरी रात भूखा ही रहना पड़ेगा। सोचते हुए दूध की बाल्टी हाथ में लेकर आंगन की तरफ जाने। घोर अंधेरी रात थी। कई दिनों से आसमान दूसरे कहानी के दूसरे हिस्से में आ गया। जल्द समय कम है। घोर अंधेरी रात थी। कई दिनों से आसमान। राकेश जी आपका समय बहुत हो गया है, आप इसको कृपया अंत पे ले आए। अंत पे ही ले आओ क्या? थोड़ा सा है, मतलब 5 मिनट हमको समय दे दे तो खत्म कर दूंगा। 5 मिनट दे दीजिए। घोर अंधेरी रात थी। कई दिनों से आसमान से चांद गायब था। अगस्त का महीना था। रह रह कर बारिश होती रहती थी। आसमान में काला बादल रह रह कर गरजता रहता था। गांव का माहौल काफी डरावना था। कोसी नदी की सारी नदियां और नहरें उफान पर थी। सुजाता 9 महीने 1 हफ्ते पहले ही पूरी कर चुकी थी। शाम से ही उसे पेट में रह रह कर खूब दर्द हो रहा था। दोपहर में जो बारिश हुई थी अभी तक निरंतर बरस रही थी। उसकी बूढ़ी सास ने एक कमरा में चटाई बिछा दी थी। जब सुजाता से रहा नहीं गया तो विवश होकर उसी चटाई पर लेटकर दर्द से कराने लगी। रात के 3 बज चुके थे। मतलब गांव में घोर सन्नाटा छाया हुआ था। फिजा में अजीब सी मायूसी रेंग रही थी। बारिश सब अपना प्रचंड रूप धारण करके चमक रही थी। सुजाता के पास उसकी सास बैठकर हर बार की तरह इस बार भी उसका पेट दबा रही थी। वह पूरी ताकत के साथ जोर जोर से लंबा सांस अंदर खींचकर फिर बाहर निकालती रहती थी। 10 मिनट तक इसी प्रक्रिया से गुजरती रही। अंततोगत्वा शिशु बाहर निकलने लगा। सुजाता के मुंह से जोर की चीख निकली। शिशु फट से बाहर निकल गया। शिशु के रोने की आवाज सुनकर धीरज दरवाजे के आंगन पर आ गया। अब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तेरा पोता देखने में कैसा है? किस पर गया है, बाबूजी पर या मेरे पर? धीरन छठी हो जाने के बाद ही अपने बच्चे को गोद में लेगा। इस बीच 6 दिनों तक सुजाता अकेले नवजात शिशु के साथ उसी घर में लेटी रहेगी। 6 दिनों तक कोई भी उसे नहीं छुएगा। गांव में प्रसूति औरत और उसके बच्चे को छूने पर सभी लोग अपवित्र हो जाते हैं। जब कुछ देर तक धीरन की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया तो एक बार फिर से क्रोधित होकर उसने पूछा, माताजी चुप क्यों हो? क्या हुआ? मेरा बेटा सही सलामत है कि नहीं? इस पर माँ ने भड़क कर जवाब दिया, किस बात की खुशी बेटा? इस कुलक्षणी चुड़ैल औरत से किसी पुत्र की आशा करते हो? इसकी कोख तो पहले ही जली हुई है, अशुभ है। इसकी कोख में बेटा कहाँ से आएगा? जिस रात को इस औरत से तूने 7 फेरे लिए थे उसी रात को तेरा नसीब फूट गया था, चौपट हो गया था। ये सुनकर क्रोध से धीरन का शरीर कांपने लगा। वह सारी परंपरा और मान्यता को लांघकर प्रसूति औरत के घर में प्रवेश कर गया। सुजाता अपनी नवजात नन्ही बेटी को गोद में लेकर बैठी हुई थी। धीरन अपनी नवजात पुत्री के मुंह देखकर अंगारे की तरह राकेश जी क्षमा करें, बहुत समय हो गया, आपने 15 मिनट से अधिक ले लिया, कृपया अंत कर दो। चलिए अंत ही कर देता हूं। धीरन मई महीने की चिलचिलाती धूप में नहर के उस पार खेत में आजकल हल जोतता रहता है। अब अधेड़ उम्र का हो चुका है। माथे के बाल सफेद हो चुके हैं। 1/3 दाढ़ी मूछ भी सफेद हो चुकी है। पहले से दुर्बल हो गया है। रह रह कर खांसता रहता है। वह भी सुजाता की तरह फिक्रमंद होकर दोनों बैलों के पीछे खेत में दौड़ता रहता। अक्सर सोचता है, काश उस रात मुन्नी को नहीं मारता तो क्या होता। मेरे नसीब में बेटा लिखा ही नहीं था।
एक बार तीर कमान से निकल जाता है तो वापस तो नहीं आता। क्या उसी तरह से मेरी मुन्नी भी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती है? 6 साल 6 महीने गुजर चुके हैं। काश अभी वह जिंदा रहती तो मेरे लिए यहाँ लंच बॉक्स लेकर आती। लोग कहते हैं छोटी बेटी अपने बाप की बहुत दुलारी होती है और अपने बाप का बहुत ख्याल रखती है, अपने बाप को बहुत प्यार करती है। इस बाप के लिए एक बेटी का दिल गंगा की तरह निर्मल और कोमल होता है। सुधा के बाद मुन्नी है, यानी मेरे सबसे छोटी बेटी इस दुनिया में नहीं है। काश वह फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ जाती। अब धूप नाक के सामने आ गई थी। प्यास से दोनों बैलों के जीभ सूख रहे थे। पसीने से धीरन की पगड़ी भीग गई थी। दूर दूर तक नहर के किनारे किनारे धूप चल रही। चिलचिलाती धूप में दूर से गांव धुंधला दिखाई दे रहा था। आसमान आग उगल रही थी। अब दोपहर हो गया था। हल जोतना मुश्किल हो गया था। उसने अंततोगत्वा दोनों बैलों को खोल दिया। नहर में आकर दोनों बैलों ने देर तक पूरी तरह से संतुष्ट होकर पानी पिया और गांव की तरफ दौड़ने लगे। अब धीरन भी बैल के पीछे पीछे भागने लगा। बीच नहर में घुसते ही एक ईंट से उसकी टांग टकराई और कोई चीज उसके टांग में फंस गई थी। शायद यह कोई रस्सी थी। वह घसीटते हुए किनारे पर आकर ठहर गया। जब उसने टांग से खींचकर रस्सी और ईंट निकाली तो उसके साथ कुछ हड्डी भी हाथ में आ गई थी, किसी शिशु की हड्डी। यह हड्डी इस ईंट और रस्सी के साथ 1 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ तक धीरन का पहुंच घूमने के लिए आई थी। जी हो गया। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। राकेश जी। रामा जी आप मंच संभालिए। आशीष जी, चौबे जी आ गए? जी देख रहा हूँ। संतोष जी आप हैं मंच पर? नहीं, देख तो नहीं रहे हैं। जी हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज हमारे साथ सामाजिक विभिन्नताओं को लेकर रचनाकार उपस्थित थे, विभिन्न मंचों से थे। राकेश शंकर जी ने अभी अभी सामाजिक जीवन पर बेटा शीर्षक से जो कहानी पढ़ी, बहुत ही रोचक थी, बहुत ही ज्वलंत थी। एक ज्वलंत समस्या जो हमारे सामने है आज भी, लिंग भेद की, उसको बहुत ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रेखांकित किया। रिद्मा जी ने बिल्कुल ही एक नया विषय हमारे साथ से परिचय कराया आज, सिंगली साहित्य का परिचय, और उन्होंने फोटो साझा करके हमने श्रीलंका में औपनिवेशिक जीवन के साथ अपनी सहभागिता की प्रस्तुति दी। द विलेज इन जंगल, लियोनार्ड विलियम का बहुत ही जीता जागता औपनिवेशिक जीवन उन्होंने हमारे साथ साझा किया। और उन्होंने बहुत रोचक बात ये की कि जंगल का जो स्वभाव है वह और उसके व्यक्ति के स्वभाव में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए, और प्रकृति का संघर्ष जो है वो यथार्थ है। और उनके इस सिंगली साहित्य के परिचय से मुझे लगता है कि हमें आगे चल करके विश्व की दूसरी भाषाओं से साहित्यकारों को भी इस तरह की के परिचय से, दूसरी भाषाओं के साहित्यकारों से परिचय कराने के लिए भी हमारा प्रयास रहेगा। शिखा वार्ष्णेय जी ने संस्मरण गालिब की हवेली भी बहुत रोचक था कि किस तरह से विश्व के देशों में साहित्यकारों की धरोहर को सहेजा जाता है, और भारत में अभी यह बात थोड़ी पीछे है। मुझे बहुत दुख हुआ कि भारत में महादेवी जी का घर भी अब बिक गया है। मुझे नहीं पता था इस बात का, क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ मिलने के समय, आयोजन के समय में 1983 में खेलगांव में उपस्थित था उनके इस आयोजन में, भारतीय ज्ञानपीठ जब उनको मिला था। तो साहित्यकारों की अवहेलना और उनकी चिंता को लेकर शिखा जी का बहुत सुंदर संस्मरण हमें सुनने को मिला।
ऋचा जैन की पिता नारंगी मछली दिखा रहा था, बेटी और पिता की बात, पिता का जतन, और दूसरी कविता उनकी कोरोना की शुरुआत थी और उसके कहर पर थी। और अंतिम कविता बहुत ही छूने वाली थी, मैं भूत बनकर आऊंगी। स्त्री विमर्श को, स्त्री संवाद को उन्होंने आगे बढ़ाया, दबे स्त्री स्वर को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से आवाज दी। लिंग भेद के विरोध का उनका सशक्त स्वर हमने सबने सुना। प्रवीण झा ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था और गुलामी की बात को हमने गिरमिटिया की अपनी पुस्तक के अंश के माध्यम से हमारे साथ साझा की कि गुलामी की प्रथा हमेशा चलती रहती है, और उन्होंने बहुत सारी ऐतिहासिक तथ्य भी हमारे साथ साझा किए। मीरा गौतम जी के शब्दों में पंख लगा, अभिव्यक्ति की बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राग का वर्जित स्वर, निराला नागार्जुन की उन्होंने बात की, नदियों पर्वतों की उन्होंने बात की, पर्वत की बेटियां हैं नदियां, ये बात की, और पर्वत की चौखट जैसे प्रतीक से उन्होंने हमें परिचय करवाया। स्त्री में विमर्श को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। और नदियां जो है वो हमारी धरती को पोषण करती हैं, और उनकी पर्यावरण की चिंता भी हमारे सामने आई। उन्होंने मुझे गाने दो मल्हार, इस कविता का भी उन्होंने पाठ किया। मित्रों, इसी के साथ मैं एक छोटी सी लघु कथा आपसे पढ़ना चाहूंगा। लघु कथा का शीर्षक है, ये करीब 3 मिनट की है, ज्यादा नहीं है। उसका शीर्षक है भूला नहीं हूं मैं। तुम्हें भूली नहीं हूं मैं, पोस्ट कार्ड पर लिखा था। पोस्ट कार्ड पर नीचे केवल हस्ताक्षर थे, अंग्रेजी में लिखा था, आई डिडंट फॉरगेट यू। यह पत्र स्पेन के सोराया शहर से आया था। ये शब्द पढ़कर अमन की आंखों के सामने सारा दृश्य एकाएक एक सपने के महल की तरह खड़ा हो गया। अपनी पूरी रौनक के साथ महल उसके सामने खड़ा था। उसे खुद की आंखों में भी एक खास चमक का एहसास हो रहा था। इस पत्र में लिखी बात मैं भी भूली नहीं हूं, उसके मन से ओझल नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखों के सामने खड़ा सपने सा महल सपने की तरह मिट नहीं पा रहा था। उस घटना के एक एक पल का पूरा विस्तार आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह खुले हाथ पांव समय के साथ बहाव में है। अमन ने उस स्पेनिश युवती को जीने में ऊपर आता देखा था। उस समय वह खुली छत के ऊपर खुले में खड़ा था। कमाई में व्यस्त शाम के मीठे समापन का आनंद उसे घेरे था। उसे यह भी ठीक से याद था कि वह अभी अभी तो भोजन करके अपने पूरे ग्रुप के साथ जीने से नीचे उतरकर आंगन के बीचों बीच चलकर गई थी। उसने ऊपर से उसे जाते हुए भी देखा था। कुछ पल ही तो बीते थे, 1 मिनट ही तो हुआ था। रात 10 बज रहे थे। आधा चांद अपनी राह की ढलान पर था। लगभग सभी बत्तियां बुझा दी गई थी। केवल एक बत्ती जल रही थी। सिर पर ढेरों तारे टिमटिमा रहे थे। युवती अमन के सामने धम से आखड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान की लहर तैर रही थी। इसी क्षण युवती ने अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की कलाई को थाम लिया। अचानक उसके चेहरे के भाव में मुस्कान के साथ प्रश्न उभरा। वह थोड़ी देर के लिए गंभीर भी हुई। मुस्कान के साथ उसकी गर्दन बाईं ओर झुकी। अमन को देखते हुए उसकी आंखों की पलकें चलायमान हुई। 2 बार झपकी और तुरंत खुली। अमन यह सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। युवती अपनी गर्दन टेढ़ी ही किए रही, अमन को देखती रही। उसकी मुस्कान भी बराबर बनी हुई थी। उसने टेढ़ी गर्दन किए हुए ही अमन की आंखों में झांकते हुए उसने अपना दायां हाथ रतन से हाथ मिलाने को आगे बढ़ा। दोनों ने हाथ मिलाया। हाथ मिलाते समय मुस्कुराते हुए युवती ने अपना नाम बताया, मैं अमेलिया हूं, आम अमेलिया। फिर बिना देर किए अमन की आंखों में आंख डाले ही बोली, क्या मैं तुम्हें किस कर लूं? कैन आई किस यू? वह अंग्रेजी में बोली। युवती के स्वर में यह सवाल अधिकार का भार लिए था। अमन के स्टाफ के सदस्य भी रसोई से बाहर आकर घर जाने की तैयारी में खड़े थे। कुछ पर्यटक अपना बिल चुका चुके थे।
खुली छत पर खड़े अमन ने कुछ न कहा। वह थोड़ा मुस्कुराया और तुरंत युवती के सामने बिना हिले डुले उसने अपने दोनों हाथ हवा में खड़े कर दिए। पोस्ट कार्ड हाथ में पकड़े उसे यह घटना याद आई। अंतर की पुकार ने उसे घेर लिया। अमन के मुंह से एक शब्द न निकला। उसने स्वयं मन ही मन कहा, मेरी एड़ी से चोटी तक दौड़ती सिहरन, उन होठों की गुनगुनी धूप सी पावन छुअन, मेरी पलकों का शिथिल हो आंखों का लेप बन जाना, अस्तित्व के दो ध्रुवों का एक होना भूला नहीं हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज का आयोजन हम समाप्ति पर है। आप सभी मित्रों को, सभी प्रतिभागियों को, सभी श्रोताओं को साझा संसार, भारतीय ज्ञानपीठ, विश्व सुरंग और वनमाली सृजन पीठ की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते।